जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, अक्सर हम किसी व्यक्ति को उसकी एक ही पहचान से जानते हैं। कोई सैनिक होता है, कोई इंजीनियर, कोई लेखक और कोई संगीतकार। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे विलक्षण शख्सियत से मिलवाती है जिनके जीवन में ये सभी रंग एक साथ समाये होते हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक बहुआयामी और प्रेरणादायक हस्ती मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन, आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थी, प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित अधिकारी, विश्व स्तरीय सॉफ्टवेयर और सिस्टम एक्सपर्ट और एकॉर्डियन के कुशल वादक, अनेक पुस्तकों के लेखक और सबसे बढ़कर हिंदी सिनेमा के सदाबहार सितारे देवानंद के ऐसे अनन्य प्रशंसक, जिन्होंने उनके जीवन और सिनेमा को सहेजने के लिए 2 अद्भुत ग्रंथों की रचना की। इनकी पुस्तक देवानंद बैंडवैगन, देवानंद जी की सृजन यात्रा में साथ चलने वाले कलाकारों और सहयोगियों की कहानी है, जबकि देवानंद एनसाइक्लोपीडिया उनकी संपूर्ण सिनेमाई संसार का एक दुर्लभ और प्रामाणिक दस्तावेज है। लेकिन दोस्तों, आज की बातचीत केवल उपलब्धियों की नहीं होगी। हम जानेंगे कि एक वायु योद्धा के भीतर संगीत कैसे जन्म लेता है, एक तकनीकी विशेषज्ञ लेखक कैसे बनता है और एकॉर्डियन की धुनों में ऐसा कौन सा जादू बसता है, और आखिर देवानंद की मुस्कान ने कैसे एक व्यक्ति को जीवन भर के शोध और लेखन के लिए प्रेरित किया। तो आइए बिना किसी देर के बड़ी आत्मीय स्वागत के साथ आमंत्रित करते हैं विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ग्रुप कैप्टन माइक राणा जी का। माइक सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आलोक जी। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सच ए वंडरफुल ऑडियंस। योर टाइम, अटेंशन एंड एनकरेजमेंट mean a great deal. We truly appreciate your presence and hope you will enjoy the experience as much as we enjoy sharing it with you. Thank you. तो माइक सर, मैंने जैसे अभी अभी अर्ज किया, आपकी एक नहीं अलग पहचान है, अनेक रूप है। एयरफोर्स ऑफिसर, आईआईटीएन, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट और म्यूजिशियन और ऑथर। अब ये बताइए मुझे कि आप अपने आप को इस रूप में किससे साथ सबसे ज्यादा आप जुड़ाव महसूस करते हैं? कौन सा रूप आपको बहुत प्यारा लगता है, आपके दिल के बहुत करीब है? ऐसा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है। बट एज एन ऑथर, बिकॉज एन ऑथर डेमोन्स्ट्रेट्स ऑल दैट ही गेन्स इन हिज लाइफ, वेदर इन द आईएएफ और कॉर्पोरेट लाइफ, सो मैं अपने आप को एक ऑथर ही समझूंगा। तो आपको अपना लेखक का रूप सबसे ज्यादा अजीज है। वाह, क्या बात है। और आपने यार प्रोलिफिक ऑथर, जितना आप, खैर अभी उसके बारे में हम बातचीत करेंगे तो हमारे श्रोताओं को पता लगेगा आपके बारे में कितने रूप हैं आपके। तो अब थोड़ा सा सर पीछे चलते हैं। एयरफोर्स की ये जो शानदार सेवा, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप जुड़े? क्या बचपन में ही यूनिफॉर्म पहनने का सपना था या अचानक जिंदगी को आपको इस मुकाम पर लेकर आई? क्या हुआ, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे? जी जरूर जरूर। माय फादर सर्व्ड एज ए कैप्टन इन द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। काफी पुरानी बात है। मोर देन हिज मिलिट्री रैंक, it was his honesty and integrity that left a very deep impression on me. He never lectured us about these virtues. He lived by them every day, and in doing so, shaped the foundation of my character. And when I entered the engineering college, I became aware of how dishonesty and deception had become prevalent in everybody's life.
This contrasts with the values I had been raised with. It was impossible to ignore. I was longing for a profession where discipline, honor, and integrity formed the very basis of service. Driven by that conviction, I applied to join the Indian Air Force during the final year of my degree. I was selected, marking the beginning of a journey guided by principles my father had installed in me from childhood. That is great, sir. अब जनरली तो आईआईटीएंस को बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में या बड़ी बड़ी एमएनसीज में जॉब उस जमाने में मिलते थे, तो आपने ये सोचा कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। हाँ, मजा आ बिल्कुल गया है। बिल्कुल 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 ये क्योंकि बहुत मेरे ख्याल में वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम आईआईटी दे ज्वाइन फोर्सेस। आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। हाँ, बहुत ही कम परसेंटेज होती है, लेकिन जो भी ज्वाइन करते हैं उनको फायदा मिलता है कि आईआईटी में जो सीखा और एयरफोर्स में जो सीखा, दोनों को मिला के अपनी जिंदगी बिताने का टाइम मिलता है। तो सर, आपका एयरफोर्स का इतना लंबा भी है और डिस्टिंग्विश कैरियर भी रहा है, तो कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस या कोई ऐसा मिशन जो आपको आज भी जब उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं, बहुत मजा आता है याद करके उसको, ऐसा कोई? हाँ, ड्यूरिंग द ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान, I was assigned to escort 30 missiles, 30 SAM-2 missiles from Barakpur to Delhi in a train. It was a mission that needed constant vigilance, and the journey lasted 4 days and 4 nights with the possibility of Pakistani air attacks on us. So our convoy was escorted throughout by Indian Air Force fighter aircraft. They provided us with aerial cover from Barakpur to Delhi, and more than once air raid sirens were sounded at night, warning of possible attacks from the sky. So we remained on full alert every moment with no sleep until the convoy reached Delhi safely. And completing this mission without any incident, and this remains as one of the most memorable experiences of my life. And there were about 35 people along with me. ग्रेट। ये तो बहुत ही पूरी रात, 2-3 रात जितनी भी आपकी वहां गुजरी होंगी ट्रेन में, वो बहुत ही एंजाइटी भी रही होगी और अटैक नहीं हो जाए ये भी रहा होगा। तो ऊपर से हवाई जहाज का खतरा था ना। हाँ, सही बात है। ओके ओके। तो आप थोड़ा सा, आपने उसके बाद में एक कॉर्पोरेट दुनिया में भी एंट्री ले ली, तो ये डिसिप्लिन और डिफेंस से बिजनेस और टेक्नोलॉजी में भी आप काफी माहिर हैं, जैसा मुझे पता लगा है। तो ये जो शिफ्ट थी आपकी फ्रॉम डिफेंस टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसके बारे में ब्रीफ में कुछ बताइए हमें को, कैसा लगा आपको इसकी कॉर्पोरेट्स की दुनिया? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। इट वाज द ग्रेटेस्ट चैलेंज आई एनकाउंटर्ड after leaving the Air Force. It was not technology, it was not competition or hard work. It was deception. I found that short-term business interests overshadowed the engineering principles and ethical decision making. For someone whose professional life had been shaped by integrity and accountability, this was very disheartening and frustrating. So this experience ultimately led me to write a book, Deception. Okay. Deception. The book is intended to prepare people transitioning from armed forces to corporate life by helping them recognize the challenges and preparing them to navigate without compromising their moral values. Okay. तो डिसेप्शन का बैकग्राउंड ये है आपका इस बुक का? ओके। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन कभी बाद में मिलेंगे टाइम तो बताएंगे। क्योंकि जनरली जो डिफेंस से लोग आते हैं वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं या
सिक्योरिटी में चले जाते हैं, जनरली हमारे बैंक्स में भी बहुत आते हैं। तो इस तरह से आपने तो, लेकिन उसमें काफी टेक्निकली बहुत आप साउंड हैं, तो आपने उसमें काफी काम किया। तो ऐसा करते हैं, आपकी इस ट्रांजिशन के नाम पे रुक के एक हम अच्छा सा गाना सुनते हैं, क्योंकि आपका जो जिंदगी बदली है एक एएफएस ऑफिसर से और एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की तरफ, इस पे रुक के एक गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को थोड़ा सा आगे और म्यूजिकली आगे आगे लेके चलते हैं। जी हजूर। के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। हो 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 हो। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं। ओ दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाटिया भील और मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। हाँ तो माइक सर, इतनी व्यस्त प्रोफेशनल लाइफ के बीच म्यूजिक आपकी जिंदगी में कैसे आया? इसने किस तरह से एंट्री मारी, मुझे तो ये बताइए आप। ये बड़ी लंबी कहानी है जी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब मेरे फादर वहां थे, he brought home an accordion, Italian. Settimio Soprani was the name. Settimio Soprani. Soprani, okay. So my interest in music began during my engineering days. How? Because when a friend explained the relationship between musical notes and frequencies through a sonometer experiment which we used to do. In that experiment, a small rider is placed on a vibrating string. It is thrown off when the frequency of the string resonates with that of the tuning fork. Okay. So the science behind the music fascinated me. It helped me finish the experiment in seconds because I could straight away get to the resonating frequency, while the others took more than 30 minutes to carry it out. So inspired by this connection between physics and melody, I taught myself to play the accordion. What began as curiosity grew into a lifelong passion.
सर बहुत फैसिनेटिंग है ये, बड़ा मजा आ गया आपकी बात सुन के। आप मतलब जो प्रयोगशाला के अंदर जो वो हुआ, उससे आपकी जिंदगी में आपके म्यूजिक आ गया एक एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो अब ये बताइए कि अकॉर्डियन जो है वो एक अनोखा वाद्य यंत्र है, और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लोग हिंदुस्तान में उसको बजाते भी नहीं। आपने बताया कि इटालियन ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया, तो इससे रिश्ता कैसे जुड़ा, फिर आप इससे आप अकॉर्डियन तक कैसे पहुंच गए? हाँ जी, सबसे पहले मैं वो गाना बताना चाहता हूँ जिसके बेसिस पे मैं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट करता था। वो गाना था 20 साल बाद का कहीं दीप जले कहीं दिल। जी, बहुत। वो गाना, उस गाने को हम फ्रीक्वेंसी पे मैच करते थे। खैर, द अकॉर्डियन इज टू बी प्लेड विद 2 hands, both the hands, much like a piano. The right hand plays the melody, while the left hand plays the accompaniment, which uses chords. Many people play the accordion like a harmonium, relying entirely on the right hand side and seldom using the left hand side. Okay. So I made a conscious effort to master the left hand technique. It adds depth and fullness to the music, making the performance far more melodious. The left hand plays chords. Chords, you know, it's a combination of 3 notes that harmonize with the melody played by the right hand. Okay. This interplay between melody and harmony is what gives the accordion its distinctive sound. ओके, तो ये जो वो तो ये क्या, मैं ऑफ द कफ सवाल ही पूछ रहा हूँ आपसे कि ये पियानो का और क्या हारमोनियम का एक तरह से मिक्स है, या दोनों का एक वो है, कॉम्बिनेशन है? इज इट सो? बस आप समझ सकते हैं कि राइट साइड पे आप हारमोनियम बजा रहे हैं और लेफ्ट साइड पे अकॉर्डियन बजा रहे हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो प्रॉपर अकॉर्डियन बन जाता है। सो जब आप बजाते हैं अकॉर्डियन तो आपको लेफ्ट साइड का भी ध्यान रखना पड़ता है और राइट साइड का तो करना ही करना है, और फिर अकॉर्डियन को खींचना पड़ता है। खींचने के लिए जो आपको बैलेंस करना पड़ता है अपनी बॉडी का, वो भी काफी मुश्किल रहता है। क्योंकि जो कुछ हमने राज कपूर को बजाते देखा है बचपन में या फिल्मों में देखा है, उसमें ये इसमें फिजिकल एफर्ट भी काफी लगता है उसको बहुत करने के लिए। हाँ, इट इज। और जैसे जैसे मेरी लाइफ बढ़ती जा रही है, मुझे थोड़ा उठाने में भी तकलीफ हो रही है। इसका वेट मेरा ख्याल के 8-9 किलो के बराबर होता है। हाँ, होगा सर, होगा। क्योंकि मैंने आपके थोड़े से वीडियो भी देखे, मुझे बड़ा वो लगता है कि आप खड़े खड़े सब कुछ बजाते हैं। अरे वाह। तो अच्छा, व्हाई सो मेनी पीपल इंडिया डू नॉट प्ले अकॉर्डियन? मेरे ख्याल में पहले तो फिल्मों में बजाया करते थे, अब नहीं दिखाई देते कुछ। देखिए, पहले फिल्मों में म्यूजिक डिफरेंट टाइप होता था। पहले म्यूजिक वाज, it used to go with the story, used to go with the emotions, तो म्यूजिक भी डिफरेंट होता था। तो उसमें अकॉर्डियन का जो रोल है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से आता था, क्योंकि जो सारा बेस है गाने का वो लेफ्ट साइड से आता था। राइट साइड में तो सिर्फ गाना ही गाना बजता है। ओके। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 गाने जो बहुत अच्छे मुझे अच्छे लगते हैं। बताइए। तो एक तो गाना है याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, पतिता पिक्चर का गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है। उसके बाद आपने अभी बोला था राज कपूर, हर दिल जो प्यार करेगा, उनका गाना। हाँ, तो उसी दिशा में जाते हुए एक गाना है जीना यहाँ मरना यहाँ। मेरा नाम जोकर पिक्चर का था। जी। ये बहुत सीरियस सा गाना है, और ये नॉट ओनली इंडियन सॉन्ग है, ये बाहर के कंट्रीज में बहुत जगह ये गाना बजता है। इसको बोलते हैं वॉल्ट्स होता है ये। अच्छा, वॉल्ट्स है क्या ये? जो डांस जो होता है। हाँ, करेक्ट, वेनिस वॉल्ट्स इसको बोलते हैं। तो जीना यहाँ मरना यहाँ वही गाना है। और मेरे ये सारे गाने हैं वो यूट्यूब की मेरी चैनल है, टैप द आर्ट्स पीपल कैटलॉग, उस पे सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं भेज दूंगा आपको। जी, बहुत बढ़िया। तो और आई रिकमेंड जो जिन लोगों को म्यूजिक में शौक है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, मजा आ जाएगा। नहीं, गाने तो और- अनगिनत हैं। हाँ। गाने तो अनगिनत हैं। मैं बहुत टाइम हो तो मैं सारे गाने आपको लिस्ट करके बता दूं। चलिए, कोई बात नहीं, अपने पे समय सीमा है। तो अब तो ये हो गया कि म्यूजिक आपके लिए हॉबी भी है, और मेरे ख्याल हॉबी से ज्यादा तो पैशन हो गया है, या एक मेडिटेशन हो गया आपके लिए? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। म्यूजिक एक्चुअली प्योरली इट इज ए हॉबी फॉर मी, लेकिन ऐसा है कि आई ऑर्गेनाइज म्यूजिकल इवेंट्स, और मैंने कई इवेंट्स किए हैं। तो इट सीजेस टू बी ए हॉबी, इट बिकम्स अ काइंड ऑफ ए पैशन। Unless I immerse myself completely in every detail, my associates find themselves drawn into the same commitment. हमारी कोई सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस के लिए पूरा पैशन लगा के करना पड़ता है। चलिए, मैं इस पे थोड़ा लंबा डिस्कशन करना था, लेकिन आपकी एक टीम है, इसका मतलब है आपके साथी लोग हैं जो आपको ये म्यूजिकल कंसर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं? हाँ, वो टीम है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टीम मेरी एक्सक्लूसिव टीम नहीं है। वो लोग बदलते रहते हैं। मैं समझ गया। कभी कोई आ गया, कभी किसी को दूसरा काम मिल गया तो वहां चला गया, इसलिए गड़बड़ हो जाती। तो चलिए, इस अकॉर्डियन प्रेम और मोहब्बत के नाम पे हम एक गाना सुनते हैं। कोई बजाया हुआ अकॉर्डिंग की धुन सुनेंगे, और फिर इसके बातचीत को आगे जारी रखेंगे। हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाटिया भील, और हम बात कर रहे हैं माइक राणा जी से। तो अब उस शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिसके लिए आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने नाम कर दिया है, देवानंद। अब ये बताइए कि आखिर क्या था उस पर्सनैलिटी में जिसने आपको उनका एक तरह का आजीवन प्रशंसक बना दिया? ऐसी क्या खास बात है उस शख्सियत? अब वो देवानंद के बारे में क्या बोलें, इतनी हजारों उनके क्वालिटीज थी, बट व्हाट आई एडमायर्ड मोस्ट अबाउट देवानंद was his perseverance and determination to pursue his goals without being concerned about the results or the finances. In that respect, I find a reflection of him in me. Whenever I organize a musical event, my focus is never on the money. My only concern is to create an event of the highest possible quality. So his dialogue delivery was another hallmark. It was distinctive, effortless, and impossible to ignore. Recently, as Shatrughan Sinha said on the Indian Idol show, many artists, they say he imitates Devanand's style, and some do it remarkably well, creating an illusion that Devanand himself is on the stage. But there is one specific quality that no one has ever been able to replicate, and that is his grace. Devanand's grace was superb. Devanand was undoubtedly handsome, but in my opinion, good looks fade away with time. His grace, charm, confidence, and effortless screen presence were timeless. Those qualities made him truly unforgettable. वंडरफुल। नहीं, सही बात है, मैं भी देवानंद का फैन हूँ शुरू से, और ये जो ग्रेस वाला जो पॉइंट है आप ये कहीं नहीं है।
उसने कभी कभी स्क्रीन पे कभी कोई, मतलब दैट रिमाइंड्स मी, हम वैसे ही बात कर रहे हैं ऑफ द कफ, कि कभी कोई ऐसी हल्की हरकत नहीं की कभी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने भी उसकी सारी पिक्चर देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं, तो ऐसी हल्की हरकत कभी नहीं की उसने, है ना? हाँ बिल्कुल, कभी नहीं की, कभी नहीं की। बिल्कुल, ये बात है, ग्रेस था। तो आपने अब ये देवानंद बैंडवैगन जो आपने बुक लिखी है, अब इसमें जो आपका टाइटल है बैंडवैगन, ये भी अपने आप में एक अनोखा ही है। कुछ इस टाइटल के बारे में बताइए और कैसे इसका दिमाग में कैसे आया आपके ये? अच्छा, तो जो बैंडवैगन है ये मेरी दूसरी किताब है। पहली किताब थी एनसाइक्लोपीडिया, उसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं जी। तो बैंडवैगन क्या है? इट सेलिब्रेट्स द आइडिया that great success is never the achievement of one person, the result of efforts of many talented individuals. That is how a bandwagon is made. While the encyclopedia is a factual reference book, मतलब कितनी पिक्चरें थी, कितने कौन से गाने थे, bandwagon goes beyond facts and figures. It explores the creative spirit behind Navketan Films and the people who made its success possible. Okay. For example, the book highlights the contribution of Devanand's brothers Chetan Anand and Vijay Anand, legendary music directors like S.D. Burman and R.D. Burman, outstanding lyricists and writers, progressive leading ladies, talented character actors, and many other creative minds who work together to build the Navketan legacy. Okay. So Bandwagon is the story of teamwork, creativity, friendship, trust, and shared vision. It shows how the combined talent of many individuals transformed Navketan Films into one of the most respected banners in Indian cinema, and how the collective effort became a worthy part of Devanand's legacy. Okay, wonderful sir. तो अच्छा, मैं अब थोड़ा सा फिर आपको एक देवानंद की जिंदगी में ले चलता हूँ, और बहुत ही ऑफ द कफ सवाल है। उसकी जो लीडिंग लेडीज थी, खासतौर से सुरैया के बारे में कुछ इसमें है क्या? बहुत कुछ लिखा है सुरैया के बारे में, 4-5 पन्ने। सुरैया तो ऐसी चीज थी कि मतलब वो तो देवानंद तो जब कुछ भी नहीं था, तो सुरैया तो फिल्म स्टार बहुत बड़ी थी। उसको जब वो घर से निकलती थी तो बाहर उसके लाइन लगी होती थी लोगों की, जैसे आजकल अमिताभ बच्चन के घर के सामने लाइन लगती है, उसी तरह सुरैया के घर के सामने लाइन लगती थी। डॉक्टर विद्या या ऐसी कौन सी पिक्चर थी? हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो अच्छा, जब आपने रिसर्च की इसके बारे में, तो कोई ऐसी खास बात देवानंद की लाइफ से निकल के तो नहीं आई जो आपको भी नहीं पता थी देवानंद के बारे में, जब आपने पूरा लोगों से बातचीत की होगी या जो भी रिसर्च की होगी? नहीं, इसने कई बातें की, लेकिन एक मुझे सबसे सरप्राइजिंग एस्पेक्ट उसका ये लगा कि he had the ability to remain young in spirit throughout his life. While many stars relied on their past glory, मतलब पहले मैंने क्या कर गया, लेकिन he looked ahead, embracing new ideas, new faces and new styles of filmmaking. Equally remarkable was his optimism. Even when some of his later films failed commercially, he never lost his belief in the next project. He viewed every setback as a stepping stone rather than a defeat. तो चलिए, तो आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए, जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं, उन्होंने देवानंद की कोई फिल्म अगर नहीं देखी हो, मान लो, तो आप कौन सी 3 फिल्में उनको कहेंगे कि ये देख लो यार, आप मजा आ जाएगा आपको? अब ये तो ऐसी बात है कि अगर एक औरत के 15 बच्चे हैं तो पूछे कौन सा बच्चा आपका सबसे अच्छा है तो वो बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी काफी जोर लगा के हम सोचते हैं। तो सबसे पहली फिल्म तो जो सारी दुनिया में मशहूर है वो गाइड है। जी जी, उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी पिक्चर थी वो। एक पिक्चर थी काला पानी, वो उसमें उसकी एक्टिंग बहुत ड्रामेटिक थी। उसके बाद एक पिक्चर आई थी ज्वेल थीफ, द अल्टीमेट स्टाइलिश थ्रिलर, मतलब इसमें मतलब जो आदमी थ्रिलर देखते हैं उनके लिए पिक्चर है। फिर एक पिक्चर आई थी जॉनी मेरा नाम, हिज बिगेस्ट कमर्शियल एंटरटेनर, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी ये पिक्चर। फिर एक बड़ी रोमांटिक सी पिक्चर थी हम दोनों,
a perfect blend of romance, music, patriotism and performance. लेकिन इनके साथ साथ 2-3 पिक्चरें और भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक थी तीन देवियां और एक थी फंटूश। तीन देवियां के बारे में तो काफी लोग लिखते हैं कि he was तीन देवियां showcased देवानंद effortless charm opposite 3 leading ladies। लेकिन फंटूश जो थी, फंटूश ऐसी पिक्चर थी जो जब ये यंग था तब इसने बनाई थी, एंड ही वाज विलिंग टू बिकम ए मैडमैन। He became a madman to show how a mad person can behave। ये फंटूश पिक्चर की कहानी है। हाँ, बिल्कुल। बहुत मुझे याद है फंटूश, मैंने भी देखी है मेरी टोपी पलट के आज, इसमें गाना था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, इसी है मेरी टोपी पलट के आप पे एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर हम इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। ठीक है जी। मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के जरा रुक जाना, ओहो ओ निगाहे मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के जरा रुक जाना, ओहो ओ निगाहे मस्ताना। देखे नशीली आँखें मलबल के, दिल कैसे बने न दीवाना, शम्मा करे इशारे जब जल जल के,
तब क्या करे परवाना, ओहो ओ निगाहे मस्ताना, देख समा है सुहाना। हाँ, वेलकम बैक माइक सर। अब हाँ जी। आपकी जिंदगी में म्यूजिक कई तरह से आ गया है, अकॉर्डियन से भी आया, और ज्योत्सना जी जो आपकी धर्मपत्नी है वो भी बेहद मधुर गायिका हैं। अब पहले तो ये बताइए कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, और क्या म्यूजिक ने आपकी इस जिंदगी में कोई कोई खास रोल निभाया है? किस तरह से आप लोग मिले? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका इसका जवाब देते मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जी हमारी जो शादी हुई थी, जी ये मैं चंडीगढ़ में था और मेरी वाइफ भी चंडीगढ़ में एक सेक्रेटरी साहब थे, हरियाणा गवर्नमेंट के, उनकी बेटी है। जी और हमने एक दूसरे से जब मिला है तो हमें पता लगा एक दूसरे की खासियत क्या थी। वो अपना म्यूजिक और मुझे अकॉर्डियन। तो मुझे ये ध्यान में आया कि एयरफोर्स में हम अकॉर्डियन बजाते हैं, तो अगर कोई मेरे साथ गाने वाला भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जी तो जी इसलिए हमने अकॉर्डियन के साथ गाने का कॉम्बिनेशन बनाया। सबसे पहला हमने किया काम, कसौली गए थे। अच्छा कसौली में पेड़ों पे चढ़ के अकॉर्डियन बजाया, पेड़ों पर अच्छा चढ़ के। अच्छा और फिर हमारी मैडम वहां आ गए। हाँ, तो शी इज एक्चुअली ट्रेन्ड म्यूजिशियन। वो उन्होंने एमटेक, मतलब एमटेक तो नहीं, एमए म्यूजिक का किया हुआ है। म्यूजिक के हाँ हाँ She has been teaching in the college as a ओके professor, हाँ, and after she retired, she is now taking classes for all those people who want to learn classical music. और हमारे जो इवेंट्स होते हैं उनमें भी उनका काम है काफी। कम से कम 2-3 गाने उनके जरूर होते हैं, और लोगों की हमेशा फरमाइश आती है कि वो गाना सुनाइए, अभी तो मैं जवान हूं। तो वो ये कहती हैं, अभी हमें गागा अभी हम गागा के ही बताते हैं हम जवान हैं, क्योंकि अब वैसे तो उम्र चली गई हमारी। हाँ। तो आप 79 इयर्स की एज में क्या गजब काम कर रहे हैं सर। और ये मलिका पुखराज का गाना अगर वो गाती है तो मजा ही आ जाएगा सुनने में, उस समय बहुत, क्या हाँ, बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए, जब घर में म्यूजिक की महफिल सजाते हैं तो पहले अकॉर्डियन पहले बजाते हैं या पहले ज्योत्सना जी की आवाज आती है, और किस तरह के गीत उनको बहुत ज्यादा पसंद है? गजल वगैरह गाती हैं, क्या गाती हैं? हाँ, वो गजल्स गाती हैं। और हम जब भी कोई बैठक करते हैं, उसको हम बैठक कहते हैं, उसमें हाँ 40-50 लोग होते हैं। उसमें कम से कम 1-2 और सिंगर्स भी होते हैं जो भी बहुत अच्छे गाने वाले हैं। कई अच्छा बार तो उनके स्टूडेंट्स ही होते हैं। और अकॉर्डियन का नंबर मुश्किल से बाद में ही आता है। बाद में 4-5 गाने बोलते हैं अकॉर्डियन पे बजाओ। फिर कभी कोई डांस भी कर लेते हैं, कभी कोई उसके साथ गाते भी हैं। तो मजा बहुत आता है। लेकिन ये तो दौर चलता ही रहता है दिन जिंदगी का। बड़ी बहुत बड़ी बात है, म्यूजिक जिंदगी है। तो ऐसा करते हैं कि इससे पहले कि मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं, तो हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं।
जाने की जिद ना करूं। बैठे हैं रे गुजर पर दिल का दिया जलाए, बैठे हैं रे गुजर पर हमारी लाज निभाओ स्वामी, हमारी लाज निभाओ। मौज भंवर में आन फंसी है प्रेम वचन की नाव। एक छोटा सा सवाल इससे पहले आपसे पूछा तो अभी बताइए, आपके पास वही इटालियन में अकॉर्डियन अभी चल रहा है या बदल चुके हैं उसको? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मेरा तीसरा अकॉर्डियन है। पहला अकॉर्डियन मैंने रिपेयर के लिए दिया था बेंगलोर में। ओके। तो जिसको रिपेयर के लिए दिया वो मर गया। डायस उसका नाम था, डायस कितने दुकान थी, वो दुकान ही बंद हो गई, तो मेरा अकॉर्डियन गायब हो गया। फिर मैं गया कलकत्ता में मैंने एक नया अकॉर्डियन खरीदा। मैंने कहा चलो दूसरा अकॉर्डियन लेते हैं। तो उस अकॉर्डियन को बजाते बजाते मैं शुरू हो गया, लेकिन उसको भी हम कुछ कर नहीं पाए अच्छी तरह से। फिर ये तीसरा अकॉर्डियन मुझे जब मैं रशिया गया था तो मुझे वहां रशिया में वहां गिफ्ट मिला था। दे वर सो हैप्पी विद माय अकॉर्डियन प्लेइंग कि उन्होंने मुझे अकॉर्डियन गिफ्ट दिया था। ये वेल्टमाइस्टर एक जर्मन कंपनी है, उसका अकॉर्डियन है जो आजकल मैं बजाता हूँ। अच्छा, वैसे ही एक और सवाल, जनरली अकॉर्डियन अब इस जमाने में सबसे अच्छे किस कंट्री में बनते हैं? जर्मनी एंड इटली। ओके। हाँ, इटली में तो जब भी कोई उनकी पुरानी पिक्चर देखते हैं तो अकॉर्डियन बजाते दिख जाते हैं वो लोग। फर्क ये है कि जर्मन जो है अकॉर्डियन वो ज्यादातर जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसमें ज्यादा हैं, और जो इटालियन है उसमें मेलोडी पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो चलिए सर, एक कोई ब्रीफ छोटा सा संदेश आजकल के यंगस्टर्स के लिए आप देना चाहें। भाई हम तो यही कहेंगे जो देवानंद कहता था, अपने गोल के तरफ जाइए और बड़ी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से काम कीजिए। ये अब भूल जाइए कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, जो किया उसके आगे उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाइए। क्या बात है। तो दोस्तों, माइक सर, आज की इस आत्मीय बातचीत में हमने जाना कि जीवन की ऊंचाइयां केवल पदों और पुरस्कारों से नहीं नापी जाती, बल्कि उन सपनों से नापी जाती हैं जिन्हें इंसान उम्र भर जीता रहता है। आपकी यह जर्नी हमें विश्वास दिलाती है कि अनुशासन, संवेदनशीलता एक साथ चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी एक दूसरे के सप्लीमेंट हो सकते हैं। बिल्कुल। और आपने देवानंद जी को केवल चाहा नहीं है, बल्कि उनके सिनेमा, उनके व्यक्तित्व, उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक दायित्व निभाया है। रेडियो एसएन परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार। आपने अपने जीवन के इतने सुंदर अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं इसी तरह निरंतर सृजनशीलता और दीर्घायु की आपकी हम कामना करते हैं। Thank you, sir. Alok ji, thank you for taking the time to meet me today. I sincerely appreciate the opportunity to discuss my profession and learn more about exciting work being done at your end. I enjoyed learning about the challenges and opportunities associated with my role and career, and I am enthusiastic about the possibility of contributing my skills
and experience to your team. I appreciate the insights you shared and the welcoming atmosphere that you created for the interview. थैंक यू सर। और फिर मिलेंगे हम किसी नई प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ किसी और दिन किसी नए प्रोग्राम में। नमस्कार।